तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी की, और ये सीडीपी का चैप्टर नंबर 10 रहेगा। इसके अंदर जो है हम थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी को जो है डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सीटेट एग्ज़ाम और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आप दे लीजिए किसी भी स्टेट का, तो उसके अंदर जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो है आपका रहने वाला है। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो आप चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो थॉर्नडाइक हुए हैं उन्होंने कहाँ पर प्रयोग किए हैं और किन पर प्रयोग किया है, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो थॉर्नडाइक जो है वो प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल जो है साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो है उनको माना गया है। मुख्य रूप से जो है इम्पोर्टेंट आप इनको बोल सकते हैं कि इनका साइकोलॉजी के अंदर जो है इम्पोर्टेंट रोल है थॉर्नडाइक का। तो एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी है, प्रायोगिक जो साइकोलॉजी है, उसके अंदर क्या है कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने क्या है कि सीखने के इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, कौन से सिद्धांत का, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है उन्होंने 1898 में अपनी पीएचडी का एक शोध वो जो कर रहे थे, उस प्रबंधन यानी कि पीएचडी थीसिस के दौरान जो है, जिसका नाम उन्होंने रखा था एनिमल इंटेलिजेंस। तो एनिमल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है कि इस थ्योरी को जो है उन्होंने डिस्कस किया था। और इस थ्योरी को जो है उन्होंने डिस्कस किया था। और इनका जो फॉलोवर हुए हैं टोलमैन 1938 के अंदर, तो उन्होंने इस थ्योरी के बारे में क्या कहा है। तो टोलमैन ने जो है 1938 के अंदर थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनका यह सिद्धांत इतना पूर्ण और वैज्ञानिक था कि उस समय के अन्य सभी मनोवैज्ञानिकों ने थॉर्नडाइक को अपना प्रारंभ बिंदु मान लिया था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1898 में थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया। और कब किया गया, पीएचडी शोध जब वो कर रहे थे, और उनकी जो थीसिस थी उस थीसिस का नाम उन्होंने रखा एनिमल इंटेलिजेंस। उसमें इस थ्योरीज को ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो है एक्सपेरिमेंट उन्होंने उस थ्योरी के अंदर डाला, उस थीसिस के अंदर डाला। और टोलमैन जो हुए, टोलमैन ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक है कि उस समय के अन्य सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने थॉर्नडाइक को अपना एक प्रारंभ बिंदु मान लिया। उनसे ही जो है उनकी शुरुआत हुई, उनकी साइकोलॉजी की शुरुआत हुई, उनकी साइकोलॉजी की थ्योरी की शुरुआत हुई। तो इसमें आगे हम देखेंगे कि जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने जो है सीखना की व्याख्या करते हुए कहा है, क्या कहा है कि जब कोई उद्दीपक, जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करता है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के द्वारा बताई गई है। तो इसमें जो सीखना है, अधिगम है, उसके बारे में जो है थॉर्नडाइक बताते हैं कि जो स्टिमुलस होता है यानी कि उद्दीपक होता है, व्यक्ति के सामने जब दिया जाता है तो वह जो व्यक्ति होता है वह अनुक्रिया करता है, और अनुक्रिया सही होने से उसका संबंध, कनेक्शन जो है विशेष उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस के साथ हो जाता है, और इस संबंध को सीखना या लर्निंग कहा जाता है। तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि उद्दीपक जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वह अनुक्रिया करेगा यानी कि रिस्पॉन्स करेगा, और अनुक्रिया सही होने के साथ ही संबंध, मतलब उसका कनेक्शन होने के साथ ही क्या है कि उद्दीपक के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है अनुक्रिया का यानी कि रिस्पॉन्स का। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, और इस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग लर्निंग इसको बोला जाता है। तो तथा इस तरह की जो विचारधारा को हम संबंधवाद यानी कि कनेक्शनिज्म की संज्ञा उन्होंने दी है। तो जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, जब दोनों मिल जाते हैं तब जो बनता है उसे हम अधिगम कहेंगे, लर्निंग कहेंगे अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, और साथ में इसको अब संबंधवाद कहेंगे यानी कि कनेक्शनिज्म की संज्ञा उन्होंने इसको दी है। अब थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दो नाम हैं, और वैसे आगे काफ़ी सारे इसके नाम हैं, लेकिन ये जो दो नाम हैं इसको आपने ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत मतलब कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, एरर थ्योरी, और संबंधवाद यानी कि कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है।
इस सिद्धांत को और भी नामों से जाना जाता है। वो नाम कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो साहचर्य सिद्धांत यानी कि एसोसिएशन थ्योरी, ट्रायल एंड एरर मेथड को बोला जाता है। प्रयत्न भूल ये आ ही गया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसके बाद और भी इसके कई नाम हैं इस सिद्धांत के, तो उनमें कौन से हैं, एक इसको अणुवादी सिद्धांत भी बोला जाता है यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी भी इसको बोला जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिस्ट थ्योरी भी इसको बोला जाता है। सीखने का संबंध सिद्धांत यानी कि बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी इसको बोला जाता है। और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी कि SR थ्योरी जो है वो भी इसका नाम रहता है, इसका नाम जो है पूछा जाता है। और ये नामों से जो क्वेश्चन है एस्टेट एग्जाम जैसे अभी आने वाला है, तो एस्टेट एग्जाम के अंदर इस तरीके का जो क्वेश्चन है नाम से रिलेटेड क्वेश्चन कि थॉर्नडाइक की जो थ्योरीज है उसको किन नामों से जाना जाता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार जो है रिपीट हो चुका है, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। और सीटेट एग्ज़ाम के अंदर भी इसका नाम जो है पूछ सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट रहेगा इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद आगे और डिस्कस करते हैं। हर एक लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आपकी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर से ही आपके सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इसमें नेक्स्ट बात करते हैं हम, थॉर्नडाइक ने जो है उपयुक्त तथ्य की पुष्टि अनेक प्रयोग करके किया है। और उनके जो प्रयोग है वो ज़्यादातर किस पे रहे हैं, बिल्ली, कुत्ता, मछली और बंदर पर उन्होंने अधिकतर प्रयोग जो है किए हैं। और इन सभी प्रयोगों में बिल्ली पर किया गया जो प्रयोग है वो काफ़ी मशहूर है, मतलब कि उन्होंने बिल्ली पर जो प्रयोग किया है वो काफ़ी फेमस है। उसको सभी जो मनोवैज्ञानिक है वो आगे के मनोवैज्ञानिक है वो फॉलो करते हैं। यानी कि उन्होंने जो थॉर्नडाइक ने जो है प्रयोग जो है काफ़ी जानवर पर किया, बिल्ली, कुत्ता, मछली और बंदर पर किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाने वाला प्रयोग है वो आपका है बिल्ली पर किया गया प्रयोग। तो बिल्ली पर किया गया प्रयोग क्या था उसको एक बार देख लेते हैं हम। ये जैसे कि चित्र इसमें दिया गया है, तो चित्र के अकॉर्डिंग भी आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको में हम समझते हैं, चित्र को एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। इसमें एक बिल्ली पिंजरे के अंदर डाली गई है और पिंजरे के अंदर डाली गई है, तो इस तरीके से उसको क्या है कि लॉक किया गया। और आगे हम इसको समझते हैं कि कैसे उसके अंदर बिल्ली के ऊपर उन्होंने थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है। तो इस प्रयोग में क्या है कि एक भूखी बिल्ली को, जैसे कि हमने चित्र में अभी देखा है, तो भूखी बिल्ली को क्या है पहली बॉक्स में बंद करके रखा गया है। और इस बॉक्स के अंदर एक चिटकनी नोब लगा रखी है, जिसको दबाकर गिरा देने से दरवाज़ा खुल जाता है। मतलब कि चिटकनी को अगर दबा देते हैं तो ऐसा प्रयोग उन्होंने किया है। और इस चिटकनी को दबाने से क्या है कि वो जो दरवाज़ा है इस बॉक्स का वो खुल जाता है। और दरवाजे के बाहर भोजन जो है रख दिया गया बिल्ली के लिए, क्योंकि बिल्ली क्या है कि भूखी थी, अतः उसने दरवाज़ा खोलकर भोजन खाने की पूरी कोशिश करना प्रारंभ कर दिया। अब प्रारंभ के जो प्रयास होते हैं, जिसको ट्रायल हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक में, क्या है कि इसमें जब बिल्ली को क्या है बॉक्स के अंदर में रखा गया है, तो इसके अंदर क्या है कि ट्रायल के बाद बहुत सारे अनियमित व्यवहार जैसे उछलना उसके द्वारा होगा, कूदना उसके द्वारा होगा, नोचना होगा, खसोटना होगा आदि उसके द्वारा क्या है कि एक्टिविटीज़ की जाएंगी बिल्ली के द्वारा। और क्योंकि उसे भोजन चाहिए, भोजन बाहर रखा है, उससे जो बॉक्स है उस बॉक्स से बाहर रखा है, और बॉक्स जो है बंद है, जो जिस पे क्या है कि नॉब लगी हुई है। और नॉब के ऊपर अगर उसका बिल्ली का पाँव वगैरह पड़ता है तो उससे क्या है कि वो जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा और बिल्ली क्या है कि भोजन कर पाएगी। तो इसी उछल कूद के क्या है कि इसी उछल कूद में, क्योंकि बिल्ली को भूख लगी है तो वो उछल कूद कर रही है खाने के लिए, उछलना कूदना नोचना खचोटना कर रही है। और इसी उछल कूद के कारण क्या कि अचानक उसका पंजा जो है चिटकनी पर पड़ गया, जिससे दबने से दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन कर लिया। अब बाद के क्या है कि प्रयासों में, मतलब कि ट्रायल्स के अंदर क्या है कि बिल्ली द्वारा किए जाने वाले अनियमित व्यवहार अपने आप में कम होते गए। मतलब कि बाद के जो प्रयास थे उसमें जो बिल्ली द्वारा प्रयास किए गए वो कम होते चले गए, और बिल्ली जो है सही अनुक्रिया, यानी कि उसको समझ में आ गया कि छिटकनी दबाकर दरवाज़ा खोलने की अनुक्रिया से क्या है कि दरवाज़ा उसका खुल जाएगा और वो भोजन आराम से कर सकती है। तो बिल्ली को समझ में आ गया बार बार के प्रयासों से, बार बार के ट्रायल से क्या है कि वो अनियमित व्यवहार को अपने उसके अनियमित व्यवहार कम होते चले जाएंगे और वो सही अनुक्रिया कर पाएगी। यानी कि सिटकनी दबाकर दरवाज़ा खोलने की अनुक्रिया को बॉक्स में रखने के तुरंत बाद करते वो पाई गई। तो इस तरीके से क्या है कि वो उसको दोहरा सकती है।
अब यहाँ पे स्टिमुलस वेरिएशन रिस्पॉन्स जो है वो एक तरीके से देखने को आपको मिल रहा है। उसमें क्या है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है, त्रुटि और प्रयास का जो सिद्धांत है, इसमें क्या है कि उपरोक्त अगर विवेचन की हम व्याख्या करें, जैसा कि हमने चित्र में भी देखा और इसको समझा कि कैसे उन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, उसके बाद क्या है कि इसके आधार पर थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत यानी कि कनेक्शनिज्म लर्निंग थ्योरी के प्रमुख सैद्धांतिक बिंदुओं को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि इस सिद्धांत को जब हमने ऊपर डिस्कस किया तो उसके एक्सप्लेनेशन के जो पॉइंट है, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या निकल के आती हैं। सबसे पहले अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि समाहित रहती है, मतलब कि लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर, मतलब कि बिल्ली उछल कूद करती है अच्छे तरीके से ताकि वो भोजन के पास जा सके और भोजन को खा सके, भोजन को ग्रहण कर सके। तो उसके लिए वो ट्रायल एंड एरर, मतलब कि कुछ गलतियाँ भी करती है और लास्ट में वो उसको चिटकनी को दबाती है जिससे वो बॉक्स खुल जाता है और वो आराम से भोजन कर पाती है। तो अधिगम के अंदर मतलब उसके सीखने के अंदर क्या कि प्रयास और त्रुटि दोनों ही समाहित रहते हैं। दूसरा पॉइंट जो इससे निकल के आता है इस सिद्धांत से, वो है अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम रहता है। लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शंस। उसके बाद अधिगम सूझ युक्त ना होकर उत्तरोत्तर होती है, यानी कि लर्निंग इज़ नॉट इंसाइटफुल बट इज़ इंक्रीमेंटल, मतलब कि अधिगम सूझ युक्त नहीं ना होकर बल्कि उत्तरोत्तर होती है, क्योंकि बिल्ली को भोजन चाहिए, डायरेक्ट उसका जो कनेक्शन होता है वो भोजन के साथ होता है। तो उसमें ज़्यादा बिल्ली जो है सोचती नहीं है, सिर्फ उछल कूद करती है ताकि वो भोजन के पास पहुंच सके और भोजन कर सके। और दूसरा पॉइंट हमने समझा है अधिगम संबंधों और बंधनों के बनने का परिणाम रहता है। और चौथा पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा, तो वो आएगा आपका अधिगम संज्ञान पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष होती है। लर्निंग इज़ नॉट मेडिटेटेड बाई आइडिया बट इज डायरेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट के अंदर क्या है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया है, और वो 3 महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंदर क्या है कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण नियमों को अलग से बताया है। वो 3 महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आपका कोई सीटेट एग्ज़ाम के अंदर जो है पूछा जाता है और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस टॉपिक का। तो इसमें अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसको बोला जाता है, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, और तीसरा नियम प्रभाव का नियम जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट बोला जाता है। इन तीनों नियमों का क्या है कि इस सिद्धांत के अंदर थॉर्नडाइक ने डिस्कस किया है। तो इस सिद्धांत के 3 नियम रहेंगे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इन सभी का वर्णन देखते हैं हम, इन सभी की व्याख्या डिटेल से करेंगे क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है हमारा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो यह नियम क्या है कि इस तथ्य पर आधारित होता है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि हिलगार्ड और बोवर जो है 1975 ने इस नियम का परिभाषित करते हुए कहा कि अभ्यास नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता जाता है, जिसे उपयोग नियम बोलते हैं, और अभ्यास रोक देने से संबंध कमज़ोर पड़ जाता है, जिसे विस्मरण यानी कि अनुपयोग नियम कहा जाता है। इस व्याख्या से बिल्कुल ही यह स्पष्ट है कि जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज कहा है। यानी कि जो आपका अभ्यास का नियम है, ये क्या बताता है कि यह नियम इस तथ्य पर आधारित होता है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हिलगार्ड और बोर की अगर माने तो 1975 में उन्होंने क्या कहा कि इस नियम को परिभाषित करते हुए कहा कि अभ्यास का नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक और अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंध मजबूत होता चला जाता है और अभ्यास रोक देने से कमज़ोर पड़ जाता है, विस्मरण हो जाता है। और इस व्याख्या से बिल्कुल ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं कि तो उसे हम सीख जाते हैं, और इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ यूज भी कहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं
तो पहले जब हम उसको दोहराते रहते हैं तो हमें वो याद हो जाता है, सीख जाते हैं हम उसको। जब दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं, विस्मरण वो हमें हो जाता है। इसे उन्होंने अनुपयोग का नियम कहा है। मतलब कि जब हम याद करते हैं तो उसे सीख जाते हैं तो उसे उपयोग का नियम कहा है, और जब हम उसको दोहराना बंद कर देते हैं और उसे भूल जाते हैं तो उसे हम अनुपयोग का लॉ ऑफ डिसयूज थॉर्नडाइक के द्वारा उसको कहा गया है। तो इसे जो है थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम लॉ ऑफ यूज कहा है। दूसरी तरफ जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे हम जो है थॉर्नडाइक ने अनुपयोग का नियम कहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है अपना, इस नियम को थॉर्नडाइक ने एक गौण नियम कहा है, और इसमें क्या है कि इस नियम के द्वारा हमें सिर्फ यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं, उसमें यह खींच उत्पन्न किस प्रकार से होती है। और उन्होंने इस तरह की जो है निम्नलिखित 3 परिस्थितियाँ बताई है। किन के द्वारा बताई गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा तत्परता के नियम के अंदर 3 परिस्थितियाँ बनती है, जिसमें किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति जो है संतुष्ट होता है और किससे उसको खींच उत्पन्न होती है। तो पहली जो परिस्थिति रहती है उसको एक बार देख लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो फर्स्ट जो आपकी रहती है वो रहती है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है तो उसे वह कार्य करने दिया जाता है, इससे उसमें संतोष बढ़ता है, संतोष बढ़ता चला जाता है, सेटिस्फेक्शन उसको होती है। और जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए तत्पर रहता है परंतु उसे वह कार्य नहीं करने दिया जाता तो इससे उसमें खीज यानी कि एनोयंस उत्पन्न होती है, खीज उससे पैदा उसको होती है, क्योंकि वो कार्य जो उसको पसंद है उसको जब नहीं करने दिया जाए तो उसके अंदर ओबियसली खीज पैदा होगी, क्योंकि वो उस कार्य को करना चाहता था और वो उस कार्य को पसंद भी करता था। उसके बाद तीसरी जो स्थिति बनती है वो है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता है परंतु उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, मतलब कोई फोर्स किया जाता है। तब क्या होता है, तो इससे भी क्या होता है, व्यक्ति में खीज यानी कि एनोयंस उत्पन्न होती है, पैदा होती है। और ऊपर के वर्णन से क्या है कि यह स्पष्ट होता है कि संतोष या खीज होना व्यक्ति के तत्परता यानी कि रेडीनेस की अवस्था पर निर्भर करता है। तो जब व्यक्ति जो है किसी काम को करना पसंद करता है और उसे वही काम दे दिया जाए तो उसे संतोष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को क्या है कि कोई काम पसंद है लेकिन उसको काम करने नहीं दिया जाए तब उसको खीज होगी, और कोई काम उससे क्या है कि फोर्सफुली कराया जाए तब भी उसे खीज उत्पन्न होगी, एनोयंस उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से क्या है कि संतोष या खीज जो है होना व्यक्ति की तत्परता यानी कि रेडीनेस पर की अवस्था पर निर्भर करता है, ऐसा थॉर्नडाइक ने बताया है। उसके बाद तीसरा जो नियम है वो कौन सा है, वो है प्रभाव नियम। तो प्रभाव नियम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा जो नियम है वो है प्रभाव नियम। तो इसके अंदर क्या है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है और इसकी महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि तो इसकी महत्ता को समझने के लिए ध्यान में रखते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को प्रभाव नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी कहा है। और इस नियम के अनुसार क्या है कि व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक यानी कि सेटिस्फाइंग होता है या खीज उत्पन्न करने वाला एनोइंग होता है। प्रभाव क्या है कि संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को इस प्रकार से यह स्पष्ट करता है कि प्रभाव नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया को इसलिए सीख लेता है क्योंकि व्यक्ति में उस अनुक्रिया को करने के बाद संतोषजनक प्रभाव सेटिस्फाइंग इफ़ेक्ट होता है। और इसमें क्या है कि तथा खीज उत्पन्न करने वाला होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता और फलतः वह उसे भूल जाता है। इन प्रमुख नियमों के अलावा भी थॉर्नडाइक ने सहायक नियमों यानी कि सबऑर्डिनेट लॉज का भी क्या है कि प्रतिपादन किया है। तो 3 जो नियम हैं उसमें परंतु ये सभी क्या है कि नियम महत्वपूर्ण नहीं हो पाए, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से जो इसके सबऑर्डिनेट लॉज हैं वो महत्वपूर्ण नहीं हो पाए। तो वे क्या है कि स्पष्ट रूप से प्रमुख नियमों से ही संबंधित हैं, तो वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, महत्वपूर्ण नहीं माने गए। लेकिन ये 3 नियम क्या है कि महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत के। और 3 नियमों को मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ। पहला नियम आपका क्या था, पहला नियम हमारा अभ्यास का नियम जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। दूसरा तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं। और तीसरा प्रभाव नियम जिसे लॉ ऑफ
इफ़ेक्ट बोला जाता है। तो ये 3 नियमों के अलावा सबऑर्डिनेट लॉज भी हैं। सहायक नियमों की वैसे व्याख्या हम जरूर करेंगे, लेकिन ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो पाए थे उस समय। तो इसमें क्या है कि संक्षेप में अगर इन सहायक नियमों का वर्णन करें तो वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले बहुक्रिया है, मल्टीपल रिस्पॉन्स है। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी भी सीखने की परिस्थिति में प्राणी अनेक अनुक्रिया रिस्पॉन्स क्या है कि करता है, जिससे क्या है कि प्राणी उन अनुक्रियाओं को सीख जाता है, उन रिस्पॉन्स को सीख जाता है, जिससे उसे सफलता मिलती है। उसके बाद दूसरा जो सबऑर्डिनेट लॉज है वो कौन सा है, तत्परता या मनोवृत्ति है, यानी कि रेडीनेस और एटीट्यूड। तो तत्परता या मनोवृत्ति से इस बात का निर्धारण होता है कि प्राणी किस अनुक्रिया को करेगा और किस अनुक्रिया को कम के अंदर क्या है कि करने से उसे कम संतुष्टि मिलेगी और किस अनुक्रिया को करने से उसे अधिक संतुष्टि मिलेगी। तीसरा जो है वो सादृश्य अनुक्रिया है, यानी कि रिस्पॉन्स बाई सिमिलैरिटी और एनालॉजी। इस नियम के अनुसार क्या है कि प्राणी किसी नई परिस्थिति में भी वैसी ही अनुक्रिया को करता है जो उसके गत अनुभव या पहले सीखी गई अनुक्रिया के सदृश होती है। चौथे नियम की अगर बात करें इसके अंदर सबऑर्डिनेट लॉज की, सहायक नियम की, तो वो सहायक नियम तो चौथा क्या है, वो है साहचर्यात्मक स्थानांतरण, यानी कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि कोई अनुक्रिया जिसके करने की क्षमता व्यक्ति में है और एक नए उद्दीपक स्टिमुलस से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपक के रूप में उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ मैंने बताया कि हर एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक लाइन से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है बनता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट को आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें और वहाँ हर एक पॉइंट को आप समझते चलें। अब हम जो ये लॉज है, त्रुटि एंड प्रयत्न का जो नियम है थॉर्नडाइक का, इसका शैक्षिक निहितार्थ देखेंगे कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के रूप में इसका कैसे यूज किया जाता है। तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, शैक्षिक निहितार्थ इसका क्या है। तो अगर पहला पॉइंट की बात की जाए तो अध्यापक को इस बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसके विद्यार्थी को कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए और जिन बातों को याद रखना है उनसे संबंधित उद्दीपन और क्रियाओं के प्रयोग सहयोग को पुनरावृत्ति, अभ्यास कार्य और प्रशंसा और पुरस्कार आदि की सहायता से लेते हुए अधिक क्या है कि मजबूत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, दृढ़ बनाने का प्रयत्न जो है करना चाहिए। और दूसरी ओर जिन बातों को भुलाना है उनको कष्टप्रद परिणामों द्वारा कमज़ोर बनाने का प्रयत्न अध्यापक के द्वारा किया जाना चाहिए। ये है त्रुटि एंड प्रयत्न के नियम का क्या है कि पहला जो उपयोग अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में कैसा उसका यूज हो सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर बात करें शैक्षिक निहितार्थ की, तो सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है कि सीखने से पहले बच्चे को सीखने के लिए तैयार करना अत्यंत आवश्यक है और जिस बात को बच्चा सीखना चाहता है उसमें उसकी पर्याप्त रुचि एवं अभिरुचि का होना आवश्यक हो जाता है। अतः बच्चे को सीखने के लिए सही प्रकार से अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्या है कि इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो सीडीपी के अंदर क्या है कि पेडागोजी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे इस नियम का, त्रुटि और प्रयत्न के नियम का, सीटेट के अंदर मैक्सिमम टाइम क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बल्कि इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। तो सेकंड इसका जो उपयोग है वो सेकंड क्या है कि सीखने से पहले, इस सिद्धांत का सीखने से पहले बच्चे को सीखने के लिए तैयार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जिस बात को बच्चा सीखना चाहता है उसे उसकी पर्याप्त रुचि और अभिरुचि का होना आवश्यक रहता है। अतः बच्चे को सीखने के लिए सही प्रकार से अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है शैक्षिक निहितार्थ के अंदर, वो कौन सा आता है, इम्पोर्टेंट शिक्षा के अंदर क्या रहता है इस नियम का। तो वो तीसरा जो नियम है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान और अनुभवों का समुचित उपयोग करना चाहिए। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी समान परिस्थितियों में पूरी तरह से उपयोग में लाने का प्रयत्न भी अध्यापक के द्वारा किया जा सकता है या करना उसको चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट आपका नोट करने का है। हर एक पॉइंट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चौथा पॉइंट जो शैक्षिक निहितार्थ रहेगा, शिक्षा के अंदर इंपॉर्टेंस रहेगी इस नियम की, वो क्या है, बच्चे को स्वयं कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वो खुद कार्य करे, कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी, और उसके द्वारा हर संभव प्रयत्न करते हुए अपनी त्रुटियों को सुधारते हुए समस्या का सही समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये कुछ जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो शिक्षा के अंदर क्या है कि इस नियम को जोड़ते हैं। उसके बाद प्रयत्न और भूल के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं रहती हैं, उन विशेषताओं को हम डिस्कस करेंगे।
मैंने बताया कि इस टॉपिक का हर एक पॉइंट जो है या फिर अगले जो टॉपिक्स हैं उनका हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आप यहाँ से जब पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे और आराम से क्या है कि जो आपका CDP का पार्ट है उसको ईजिली कवर कर पाएंगे। बाकी पार्ट्स भी हम इस पे चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इससे आपके पूरे के पूरे जो है क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। CDP के 30 में से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी आप इसमें बना सकते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से इसको इन सभी वीडियो को देखेंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो इसमें क्या है कि प्रयत्न और भूल के सिद्धांत की विशेषताएं डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो इस सिद्धांत के गुणों को निम्नलिखित बिंदुओं में अध्ययन किया जा सकता है। पहला क्या है, यह सिद्धांत शैक्षिक प्रक्रिया में अभिप्रेरणा को अधिक महत्व देता है। उसके बाद सीखने के स्थायीकरण के लिए यह सिद्धांत ज्ञानात्मक, गत्यात्मक और भावनात्मक अंगों का क्या है कि इस्तेमाल पर बल देता है। पहला पॉइंट, यह सिद्धांत शैक्षणिक प्रक्रिया में अभिप्रेरणा को अधिक महत्व देता है। और दूसरा पॉइंट, ज्ञानात्मक, गत्यात्मक और भावनात्मक अंगों के इस्तेमाल पर भी ये क्या है कि बल देता है। उसके बाद थॉर्नडाइक का जो नियम है, सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है कि अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के मध्य एक संबंध को दिखाता है, जिसकी स्थापना मस्तिष्क में होती है और सिद्धांत के अनुसार बार बार प्रयत्न करने से अधिगम का स्थायीकरण आ जाता है। और चौथा पॉइंट, चौथी विशेषता, उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत जो है थ्योरी, इसके अनुसार आधार पर तीन नए अधिगम सिद्धांत तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम प्रतिपादित किए गए हैं। तो ये तीनों नियम, तत्परता का नियम, रेडीनेस इफेक्ट जो आपका नियम, इफेक्ट लो और ये आपका एक्सरसाइज लो, तो ये तीनों जो डिपेंड करते हैं वो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि थॉर्नडाइक का जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या है कि इसका प्रयत्न और भूल के सिद्धांत की उपादेयता क्या है, यानी कि इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी इसकी। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो इस सिद्धांत के अनुसार ही बालक साइकिल चलाना, टाई की गांठ बांधना और विभिन्न खेल खेलना आदि कार्य क्या है कि करना सीखता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व रहता है। क्रो एंड क्रो की अगर बात करें तो उन्होंने यह सिद्धांत क्या है कि विज्ञान एवं गणित जैसे कठिन तथा चिंतनशील विषयों के लिए बहुत ही लाभप्रद उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये सिद्धांत क्या है कि विज्ञान की अगर पढ़ाई करनी है, गणित के लिए, गणित के कठिन और चिंतनशील जो विषय हैं ये विज्ञान और गणित, इनके लिए क्या है कि ये सिद्धांत जो है त्रुटि और प्रयत्न का जो सिद्धांत है या प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का क्या है कि इम्पोर्टेंस उसके अंदर रहता है, जो चिंतनशील विषय होते हैं, ऐसा कहना है क्रो एंड क्रो का। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा में इस सिद्धांत का क्या उपयोग रहता है, जिसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। मैं वैसे तो मैं हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट से क्या है कि क्वेश्चन आपको हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के अंदर, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, थॉर्नडाइक के लॉ से आपको मिलेगा ही। लेकिन शिक्षा के इस सिद्धांत में उपयोग के निम्न है, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो यह सिद्धांत क्या है कि निरंतर परिश्रम और प्रयास करने में पर बल देता है। इस सिद्धांत की सहायता से कार्य की धारणाएं सरल और स्पष्ट हो जाती हैं। यह विधि क्या है कि अभ्यास पर अधिक बल देती है और जिससे व्यक्ति किसी कार्य में निपुणता क्या है कि प्राप्त कर सकता है। और इस सिद्धांत के फलस्वरूप बालक में धैर्य और आशावादी जैसे गुणों का विकास भी होता है। उसके बाद यह सिद्धांत करके सीखने पर क्या है कि बल देता है। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके टीचिंग के अंदर, किस तरीके से सिद्धांत पर क्या है कि उपयोग होता है। यह सिद्धांत सीखने पर बल देता है और इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत छात्रों को नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर रखता है। यह सिद्धांत क्या है कि पिछड़े और मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। और इस सिद्धांत में अनुभव का लाभ उठाने की क्षमता का विकास भी होता है। यह सिद्धांत क्या है कि बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना भी विकसित करता है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यह सिद्धांत क्या है कि निरंतर प्रयास और परिश्रम पर बल देता है। इस सिद्धांत के अंदर क्या है कि इस सिद्धांत की सहायता से कार्य की धारणाएं सरल और स्पष्ट हो जाती हैं। यह विधि अभ्यास पर अधिक बल देती है और जिससे व्यक्ति किसी कार्य में निपुणता प्राप्त कर सकता है। और
यहाँ पे इस सिद्धांत के फलस्वरूप क्या है कि बच्चे में धैर्य और आशावादी जैसे गुणों का विकास होता है। इस सिद्धांत के साथ ही क्या है कि सीखने पर इसमें बल दिया जाता है और इससे विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत छात्रों को नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत पिछड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए भी उपयोगी रहता है। इस सिद्धांत के अंदर क्या है कि अनुभव को लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। इस सिद्धांत में बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना का भी विकास होता है। अब बात करते हैं कि इसकी आलोचना भी की गई है इस सिद्धांत की। अब इसकी बहुत सारी खूबियां हैं तो इसकी थोड़ी बहुत जो है आलोचना भी की गई है कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, तो उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आलोचना से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो निकल के आ जाता है, पूछ लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का दोष निम्नलिखित है। और इस सिद्धांत की अगर बात की जाए, आलोचना की बात की जाए, क्रिटिसिज्म की बात की जाए, ट्रायल एंड एरर मेथड की, थ्योरी की, तो इस सिद्धांत के अंदर क्या है कि मनुष्य की अपेक्षा पशुओं को सीखने की क्रिया को अधिक स्पष्ट करता है, क्योंकि पशुओं पर ज़्यादातर प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, तो मनुष्य की अपेक्षा पशुओं के सीखने की क्रिया को ये जो है ज़्यादा बल देता है ये सिद्धांत। ये ऐसी इसकी क्या है कि आलोचना की गई है। उसके साथ ही इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के उद्देश्य तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। साथ में क्या है कि यह सिद्धांत सीखने की विधि बताता है, परंतु सीखना क्यों है इस पर यह प्रकाश नहीं डालता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर अधिक बल देता है, ऐसा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का मानना है। उसके साथ ही यह सिद्धांत मानव विवेक चिंतन की अवहेलना करते हुए रटने की प्रक्रिया पर बल देता है। उसके साथ ही जो इसकी आलोचना की गई है, उस आलोचना में कहा गया है कि इस सिद्धांत से सीखने में यांत्रिकता आ जाती है, जो अधिगम के स्थायीकरण के लिए सहायक नहीं होती है। तो ये काफ़ी सारे जो है इसकी आलोचना भी की गई है, जिसमें यांत्रिकता आ जाती है, स्थायीकरण नहीं है, रटने की क्रिया पर बल देता है, और ये व्यर्थ के प्रयत्नों पर अधिक बल देता है। सीखना क्यों है इस सिद्धांत के ऊपर क्या है कि ये प्रकाश नहीं डालता है, ये सिद्धांत इस बात के ऊपर प्रकाश नहीं डालता है। उसके साथ ही क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के उद्देश्य तक पहुंचने में काफ़ी समय लग सकता है, ऐसा कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है। साथ में जो इसकी सबसे बड़ी जो आलोचना की गई है वो ये की गई है कि ये पशुओं के सीखने की प्रक्रिया को अधिक बल देता है, ना कि मनुष्यों की सीखने की प्रक्रिया को। तो इसकी ये काफ़ी सारी क्या है कि आलोचना रहेंगी इस सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत को बिल्कुल ब्रीफली क्या है कि हमने एक्सप्लेनेशन इसकी एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन इसके अंदर की है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए, सारे क्वेश्चन जो है इस सिद्धांत के अंदर जो हमने पॉइंट लिए हैं इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो एक भी पॉइंट को आप ना छोड़ें, हर एक लाइन को अच्छे तरीके से लिखें अपने नोटबुक में और अच्छे तरीके से याद करें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से जो है अगर आता है तो वो छूट ना पाए। आता तो क्या है कि इसमें से आते ही हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो इस टॉपिक के अंदर हमने काफ़ी कुछ बातें जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत की, जो कि त्रुटि और प्रयत्न का सिद्धांत है, तो इसके अंदर क्या है कि हमने डिस्कस की है, बहुत सारी बातें इसके अंदर डिस्कस की है जो आपके पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और ये चैप्टर नंबर जो है CDP का सीटेट दिसंबर 2024 के लिए चैप्टर नंबर हमारा 10 था। और इससे पहले के जो चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक टॉपिक आप अगर CDP की पूरी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स जो है यहाँ से बन जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल से क्या है कि अच्छे तरीके से इसको तैयारी करेंगे तो हर एक टॉपिक की, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है और आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा अगर इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ये रहेगा हमारा 10 टॉपिक। अगले टॉपिक के अंदर हम स्किनर पाउलो को जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।